Hello everyone, welcome to our third lecture on unit and dimension, and this lecture will be a discussion lecture. Last lecture में हम लोगों ने dimensional analysis complete कर लिया था, and this assignment sheet was uploaded in your app, and you were supposed to solve this dimensional analysis assignment sheet. So इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, फिर इस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें इसको डिस्कस किया गया है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन. इसको हम लोगों ने किया था वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया था इसको, एक बार वहां से आप देख लें. द सेकंड वन इज चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, वेयर l इज लेंथ, t इज द टाइम पीरियड एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो टाइम पीरियड सेकंड होता है, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट हो गया. 2 पाई तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं, इसका यूनिट निकाल लेते हैं तो चेक हो जाएगा. सो वी हैव अंडर रूट एल हो गया मीटर एंड जी हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल आउट, सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड हो गया. सो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट सेम है, एंड हेंस वी कैन से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. We don't know whether this equation is completely correct or not, but we can definitely say that this equation is dimensionally correct. However, I can tell you this equation is absolutely correct also. Okay, next question is derive an expression for time period t of a simple pendulum which depends on mass m, length l and the acceleration due to gravity g. तो टाइम पीरियड मतलब फॉर्मूला ड्राइव करना हम लोगों ने सीखा था. सो व्हाट विल राइट, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k. किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, तो मास का पावर a, लेंथ का पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का पावर c. टाइम पीरियड तो मास 0, l 0, t का पावर 1. k तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं, फिर मास है तो m का पावर a, l का पावर, लेंथ तो लेंथ ही होता है, l का पावर b एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है l, t का पावर -2, उसका पावर c. अब कंपेयर कर देंगे, यहां मास का पावर 0 है, यहां मास का पावर a है, मतलब a का वैल्यू 0 हो गया. यहां l का पावर 0 है और यहां पर l का पावर b, यहां c, तो b प्लस c है. एंड देन यहां t का पावर 1 और यहां पे t का पावर -2c. तो यहां से c निकाल सकते हैं, दिस विल बी -हाफ, एंड यहां b निकाल सकते हैं, इसमें रख के b हो जाएगा हाफ. तो टाइम पीरियड हो जाएगा k अंडर रूट l बाय g, और इस k का वैल्यू याद रखना है, ये 2 पाई होता है. इनफैक्ट ये यही वाला फॉर्मूला, यहाँ पे आपको इसने चेक करवाया कि ये करेक्ट है या नहीं, और यहाँ पे आपने उसने इसको डिराइव करवाया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट l बाय g. आगे से इसको याद भी रखना है. फोर्थ है कि आपको चेक करना है कौन कौन सा सही है. k क्या है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे ये k है, ये मीटर स्क्वायर है, v क्यूब है, तो आप रखते जाएंगे. सॉरी, ये मास स्क्वायर है और वेलोसिटी का क्यूब है. रख के चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम है या नहीं. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया था वंडर वाल्स गैस इक्वेशन के ऊपर, a और b का डायमेंशन निकालने. ये वीडियो में है, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही शायद है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, एक बार इसको चेक कर लेंगे. देन फिर से a और b का मतलब इसी पे बेस्ड सवाल है. देखिए, आप क्या करो, इस at को इधर भेज दो. व्हाट इज p? पावर दिया हुआ है, a और b का निकालना है, एग्जिस्टेंस से t टाइम है, तो आप at को इधर भेज दो, तो इधर क्या हो जाएगा, p at is equals to b minus x square. Now we can say this quantity and this quantity is getting subtracted, तो जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा. Now what we know, what is the unit of x? x तो डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर, therefore b का यूनिट भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर. तो इस पूरे का मीटर स्क्वायर हो गया. अब p80 का मीटर स्क्वायर, तो a का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय pt. p पावर है, पावर होता है जूल पर सेकंड और टाइम होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड इंटू सेकंड कट जाएगा, तो यहां जूल हो जाएगा. और जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन का रख देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां से a का डायमेंशन आ जाएगा. ओके, सो लेट्स कम टू सेवेंथ क्वेश्चन. Question number 7 is frequency of vibration of a string may depends upon L, tension T, and mass per unit. Keep in mind, m is not mass, it is mass per unit length.
that is kg by meter. Using this method of dimension, derive v. What is v? This is not velocity, this is frequency. So for our simplicity, let's write it as f. इसको हम लोग f लिख लेते हैं. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग k लिख लिए, l का पावर a, टेंशन t का पावर b, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू लिख देते हैं उसको, उसका पावर c. ठीक है. फ्रीक्वेंसी होता है, मास तो होता नहीं उसमें, लेंथ होता नहीं है, टाइम इनवर्स, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. लेंथ का पावर l का पावर a हो गया. t क्या है? टेंशन. एंड टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. टेंशन क्या होता है? एक फोर्स होता है. तो टेंशन क्या हो गया अपना? न्यूटन. ठीक है. तो यहां पर अपना l का पावर a हो गया, टेंशन क्या हो गया? न्यूटन. तो न्यूटन क्या होता है? ml t का पावर -2, इसका होल पावर b हो गया. और म्यू क्या है अपना? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब ml का पावर -1, इसका पावर c हो गया. अब कंपेयर करते हैं, यहां मास का पावर 0 है, यहां मास का पावर b, यहां c है, तो b + c. यहां l का पावर 0 है, यहां l का पावर a + b - c. यहां t का पावर -1 है, और यहां t का पावर -2b है. तो यहां से b आ गया 1/2. यहां से हमारा b आ गया 1/2. अब अगर b 1/2 आ गया तो यहां रख देंगे तो c आ जाएगा -1/2. और अगर यहां रख देंगे तो 0 = a का वैल्यू तो नहीं पता, b का वैल्यू 1/2 है, -c का वैल्यू -1/2, तो यहाँ +1/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू -1. सो हेंस वी कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी f क्या हो जाएगी हमारी? f = k कांस्टेंट हम लोग को पता नहीं है, l का पावर a, तो l का पावर -1, टेंशन t का पावर b, तो b का पावर 1/2, एंड म्यू का पावर -1/2. तो इसको जैसे लिखेंगे कैसे? k, l का पावर -1 का मतलब 1/l, t का पावर 1/2 मतलब √t, और म्यू का पावर -1/2 का मतलब 1/√t. So this will be under root t by mu. And this in fact is the correct formula of frequency. ये हम लोग आगे स्ट्रिंग का जब वाइब्रेशन पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कि आपको a और b का डायमेंशन निकालना है इसमें. तो f क्या है? फोर्स. तो at भी फोर्स होना चाहिए और bx भी फोर्स होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर के ऐड होकर न्यूटन बनेगा और फोर्स भी न्यूटन. ठीक है. तो मतलब at का डायमेंशन n होना चाहिए. n हम लोग को पता है, तो यहां से a निकल जाएगा. a क्या हो जाएगा? n/t, न्यूटन पर सेकंड. तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं. सिमिलरली bx = n होगा, तो यहां से b भी निकाल सकते हैं, n/x, जो कि मीटर. ये g का वैल्यू कन्वर्ट करने, ये हम लोग पिछले क्लास में किए थे. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं. रेट ऑफ फ्लो, इसको v से लिखते हैं. रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर सेकंड. मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहते हैं. किसी भी पाइप में जिसका रेडियस r हो और प्रेशर ग्रेडियंट, किसी भी चीज में जब लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो ग्रेडियंट बन जाता है. तो प्रेशर ग्रेडियंट मतलब P/L is given by V pi P r का पावर 4/8 eta L. Now what is eta? Eta is coefficient of viscosity. Now this will be used a lot. Coefficient of viscosity. इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m l -1 t -1. इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट अभी के लिए. आगे हम लोग वैसे विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. क्या होता है विस्कोसिटी, थोड़ा सा मैं बता देता हूं. लेट्स सपोज मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चल के जाना है. आई कैन इजिली वॉक, बट व्हाट इफ देयर विल बी वाटर. तब मैं अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाऊं तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ लिक्विड, then the liquid opposes the motion of body, and this is called viscosity. जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में मूव करता है तो वो लिक्विड उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है. This is called viscosity. Now, if I am moving in liquid in the first case, and in the second case I am moving in honey, शहद में मैं मूव कर रहा हूं, so don't you think शहद में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? That means the coefficient of viscosity of honey is more than the coefficient of viscosity of water. Okay, so coefficient of viscosity ये होता है, इसका डायमेंशन ये होता है m l -1
t-1। एक बार नीट में और जेईई मेंस में डायरेक्ट भी पूछा गया है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो आप यहां से रख सकते हैं। आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो वॉल्यूम का मैंने बता ही दिया आपको, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। पाई तो कांस्टेंट है। पी क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर का आपको पता चल गया। अब प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस, मीटर का पावर 4 हो जाएगा यहाँ। एल लेंथ है और एन ईटा है। ईटा है ये, एन को थोड़ा पीछे खींच देते हैं नीचे तो उसको ईटा बोलते हैं। उसका डायमेंशन हमें पता है तो यहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है तो आपको ए और बी का निकालना है। तो आप देखो फिर से, ये एक्स मीटर है तो ये टर्म भी मीटर होना चाहिए। तो ये ए टी स्क्वायर अगर मीटर होगा तो ए क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक्सलेशन कहते हैं। फिर यहाँ बी टी क्यूब है, इसको भी मीटर होना पड़ेगा तो बी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड क्यूब। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ नहीं। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो एक्सलेशन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मीटर पर सेकंड क्यूब कुछ नहीं होता। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात आई है तो मैं 2 पॉइंट इसमें और बता रहा हूं आपको। एक है जिस लॉ का नाम है न्यूटन्स, तो ये पहला पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मैं ये प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे वो आया। जो हम लोगों ने डायमेंशन लिखा है विस्कोसिटी का वो कैसे आया वो प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूं। ये हम लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड का। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि विस्कस फोर्स जो होगा, विस्कस फोर्स भी एक फोर्स ही है, वो होगा ईटा ए वी बाय एक्स। नाउ व्हाट इज एफ? एफ इज अ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। न्यूटन को ही बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए एरिया है तो ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और एक्स डिस्टेंस है मीटर। मुझे ईटा का निकालना है इसलिए आप ईटा का फॉर्मूला लिख लो। ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स बाय ए वी। तो अब डायमेंशन लिख दो। एफ का क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एक्स का क्या है? मीटर। ए का, एक्स का क्या है? मीटर। ए का क्या है? मीटर स्क्वायर। और वी का क्या है? मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये मीटर से मीटर कट गया, ये सेकंड से 1 सेकंड भी कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या बचा ऊपर में? तो केजी सेकंड इनवर्स मीटर का पावर -1। केजी को हम लोग एम कहते हैं, टी का पावर -1, एल का पावर -1। तो ये ईटा का डायमेंशन और ये यूनिट होता है। और ये जो यूनिट होता है ना केजी पर मीटर पर सेकंड, इसका जो नाम है वो भी याद रखना है। इसको डेका पॉइज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? डेका पॉइज। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज डेका पॉइज। और डेका पॉइज कहते किसको है? केजी पर मीटर सेकंड को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। और दूसरा जो एक टर्म है उसका नाम है स्टोक्स लॉ। इसको भी हम लोग एक सवाल से करते हैं। स्टोक्स लॉ कहता है कि जो विस्कस फोर्स होता है, एफ क्या है? विस्कस फोर्स, ये डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स ऑन अ स्फेयर। ऑन अ स्फेयर, कोई स्फेयर पे जो विस्कस फोर्स होता है वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहला रेडियस पे, रेडियस ऑफ स्फेयर पे, आर पे। दूसरा वेलोसिटी पे, वी पे, वी क्या है? वेलोसिटी। और तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा? एफ बी से अगर मैं विस्कस फोर्स बोलूं तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो आप चाहो तो यूनिट एंड डायमेंशन के हेल्प से डिराइव कर सकते हो। लेट्स डिराइव इट। विस्कस फोर्स क्या लिखेंगे? कांस्टेंट के, आर का पावर ए, ईटा का पावर बी, वेलोसिटी का पावर सी। तो विस्कस फोर्स, फोर्स है, फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मतलब एम, एल टी का पावर -2। के कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं। रेडियस, आर क्या है? रेडियस, रेडियस का होता है एल पावर ए। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल -1 टी -1 का पावर बी। और वी क्या है? वेलोसिटी, एल टी पावर -1 का पावर सी। तो अब चलिए यहां लिखिए, ये क्या हो जाएगा? एम एल, या डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। मास का पावर यहां 1 है, यहां मास का पावर देखिए बी है, बस यहां एल का पावर 1 है, यहां एल का पावर ए, यहां पर -b, यहां +c। टी में चलिए, टी का पावर यहां -2, टी का पावर यहां -b और यहां -c।
बी का वैल्यू पता है तो यहां रख देते हैं बी का वैल्यू 1, ये माइनस सी को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1, -1 + 2 1 हो जाएगा सी का वैल्यू। और यहां पर रख दीजिए ए का वैल्यू निकालना है हम लोग को, बी का वैल्यू 1 तो -1 हो गया प्लस सी कट जाएगा तो ए का वैल्यू भी 1। सो यू विल सी द विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ इज k टाइम्स ऑफ r eta v, क्योंकि सबका पावर 1 था। एंड इनफैक्ट इस k का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 6 पाई। तो विस्कस फोर्स क्या होता है 6 पाई eta rv, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना है हम लोग को। तो ये 2 पॉइंट विस्कोसिटी के बारे में हो गया। तो हम लोगों ने ये सारे सवाल कर लिए डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस c बाई d प्लस t। तो निकालिए, वेलोसिटी है तो a भी वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, bt भी वेलोसिटी हो जाएगा तो bt का होगा मीटर पर सेकंड, तो t का सॉरी b का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड एक और डिवाइड में आ गया। अब ये c बाई dt का मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये टाइम t है तो d का भी, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है तो ये टाइम तो सेकंड है तो d का भी क्या होना चाहिए सेकंड, तो d का यूनिट हो गया सेकंड। तो अब देखिए ऊपर हो गया c और नीचे सेकंड प्लस सेकंड तो सेकंड होगा इज इक्वल्स टू मीटर बाय सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया तो c का यूनिट क्या हो गया मीटर। नेक्स्ट राइट द डायमेंशन ऑफ a बाय b इन द रिलेशन दिस। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये p क्या है, तो आप यहाँ p को पावर मान लो, x को तो डिस्टेंस ही मानोगे, t को टाइम मान लो। तो इसको भी वैसे निकालेंगे, bx को उधर भेज दीजिए तो p bx इज इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो a का यूनिट होगा वही t स्क्वायर का यूनिट होगा, क्योंकि दोनों माइनस हो रहा है तो a का यूनिट निकल गया सेकंड स्क्वायर। अब ये पूरा सेकंड स्क्वायर हो गया तो x का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, सॉरी b का क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर बाय pb। पावर है, पावर जानते हैं हम लोग जूल पर सेकंड, सॉरी px b क्या हो जाएगा px इधर भेज दिए तो सेकंड स्क्वायर बाय px, x क्या है मीटर, तो यहां से b का आ जाएगा। नेक्स्ट 14 है कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है p से लिखते हैं, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। आपको इसका डायमेंशन निकालना है, इसका यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन निकालना है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है किसके टर्म में, वेलोसिटी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी f के टर्म में। न्यू से लिखते हैं v के थोड़ा कोना करके, लेकिन हम लोग f लिखते हैं ताकि आसान रहे। तो हम लोगों ने देखा था अगर किसी 3 क्वांटिटी के टर्म में किसी को लिखने का है डायमेंशन को, तो उसको हम लोग डिराइव वाला ही क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग किसका डायमेंशन निकालना है, लीनियर मोमेंटम का वेलोसिटी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो लीनियर मोमेंटम को हमने p लिख लिया, कांस्टेंट लगा दिया k, किसके टर्म में लिखना था वेलोसिटी, तो अपना v का पावर a हो गया, और क्या था डेंसिटी तो रो का पावर b हो गया, और क्या था फ्रीक्वेंसी तो f का पावर c हो गया हमारा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लीनियर मोमेंटम p होता है kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, तो kg हो गया m l t का पावर -1, k का तो कोई यूनिट नहीं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मतलब l t का पावर -1 तो होल पावर a। डेंसिटी होता है kg पर मीटर क्यूब, तो kg हो गया m और पर मीटर क्यूब मतलब l का पावर -3। फ्रीक्वेंसी t का पावर -1 होल पावर c, यहाँ होल पावर p। अब कंपेयर कीजिए, मास का पावर यहाँ 1 है, यहाँ मास तो है नहीं, यहाँ मास का पावर b है, ये काम हो गया। l का पावर यहाँ 1 है, l का पावर यहाँ a है, यहाँ -3 भी है। t का पावर यहाँ -1 है, t का पावर यहाँ -a है और यहाँ -c है, तो 1a - 3 तो a हो जाएगा 4 और a हो गया 4 तो c निकाल सकते हैं, c हो जाएगा -3। तो मोमेंटम p क्या लिख देंगे k v का पावर a मतलब 4, रो का पावर b तो रो का पावर 1 ही रह गया, f का पावर c तो f का पावर -3 लिखेंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ f3। इस तरह से मोमेंटम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट डिपेंड्स अपॉन रेडियस डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो चलिए इसको भी कहते हैं, यहाँ पे सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो हमें फ्रीक्वेंसी का निकालना है रेडियस डेंसिटी ऑफ एंड सरफेस टेंशन के टर्म में।
तो फ्रीक्वेंसी के, रेडियस, डेंसिटी और सरफेस टेंशन। तो अब लोग के पास एक नया टर्म मिल गया, सरफेस टेंशन। देखिए ये क्वेश्चंस भले ही आपको लग रहे होंगे सर सरफेस टेंशन तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैं क्वेश्चन कैसे लगाता, लेकिन एक बार जब पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए आसान होगा। और जब आप आपको एग्जाम क्लास 12 के बाद देना है या क्लास 11 के बाद देना है, अगर स्कूल की बात करें तो ये सारे टॉपिक जो है, ये सारे टर्म, सरफेस टेंशन, ये फ्लूइड का टॉपिक है, तो फ्लूइड आप पढ़ लोगे 11th के एग्जाम के पहले। सिमिलरली पिछले में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिला था, तो वो आप पढ़ लोगे। और इनफैक्ट मैं अभी ही बता दे रहा हूं, तो आगे से जब ये सवाल मिलेगा तो आगे इसका यूज कर पाओगे। ये सब कुछ फेमस टर्म है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह। नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन, बस फिलहाल के लिए याद रखना है कि इसको ऐसे लिखते हैं, और ये होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो एक मीटर मीटर कट गया, तो ये अपना हो जाएगा m t का पावर -2, राइट। अब आप इसको कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है मतलब m0 L0 t का पावर -1, k तो कुछ रहा नहीं, l का पावर a हो गया, रेडियस है तो l का पावर a, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, तो m l का पावर -3 का होल पावर b, और सरफेस टेंशन का m t का पावर -2 होल पावर c। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, यहां m0 है, यहां m का वैल्यू b प्लस c, L0 है, यहां LA -3b, यहां t -1 है, और यहां t तो है नहीं, यहां t का वैल्यू -2c है, तो यहां से c आ जाएगा मेरा 1/2, c का वैल्यू यहां रख दीजिए तो b आ जाएगा -½ तो यहां से a आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3b है ना, तो a आ जाएगा -3/2। तो फ्रीक्वेंसी सबके फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है यूजिंग द डायमेंशन गिवन बिलो, रेट ऑफ फ्लो v, पाइप के थ्रू निकालना है, प्रेशर ग्रेडियंट p/L, गिवन दैट v आल्सो डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए मैं इसका बेसिक बताता हूं, इसका तो वही पिछला में जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया था वही वाला आएगा, ये वाला कहां गया, ये फॉर्मूला आने वाला है, ये π/8 कांस्टेंट है तो यहाँ k आएगा, बाकी ये वाला चीज आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, रेट ऑफ फ्लो मीटर क्यूब पर सेकंड को बोलते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब v का निकालना है, तो आपने एक कांस्टेंट k मान लिया। ये रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, r पे, p/L प्रेशर ग्रेडियंट पे, तो रेडियस का पावर a ले लिया, p/L प्रेशर ग्रेडियंट का पावर b ले लिया, और विस्कोसिटी का पावर c ले लिया। Now v is volumetric flow rate मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसमें मास तो है नहीं, L क्यूब t का पावर -1, k का तो कुछ नहीं, r मतलब L का पावर a, p/L, अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कर लेते हैं अलग से हम लोग। तो p क्या है, प्रेशर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बाय लेंथ मतलब 1 मीटर से और डिवाइड हो जा रहा है। न्यूटन होता है अपना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर क्यूब है, तो एक ये मीटर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m L का पावर -2 t का पावर -2। हम लोग यहाँ रख देते हैं m L का पावर -2 t का पावर -2 होल पावर b, और ईटा का तो पता है हम लोग को, m L -1 t -1 होल पावर c। कंपेयर कर लेते हैं, m का पावर यहाँ 0 है, यहाँ m का पावर b है, और यहाँ c है, तो ये हो गया b प्लस c। यहाँ L का पावर 3 है, यहाँ L का पावर a, यहाँ -2b, और यहाँ -c, यहाँ t का पावर -1, यहाँ t का पावर -2b, और यहाँ t का पावर -c। तो अपन क्या कहते हैं, ये वाला b प्लस c इज इक्वल्स टू 0 यहाँ लिख देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो c कटा, ये हो गया -b इज इक्वल्स टू -1, तो b का वैल्यू हमारा 1 हो गया। b का वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे तो c का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो a हम लोग को निकालना है -2b, तो ये 2 हो गया, -c तो ये +1, तो ये -1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ रख दीजिए, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k r का पावर 4, p/L का पावर तो 1 है, तो p/L ही रह गया, और ईटा का पावर c -1 है, तो बाई ईटा। तो आप देखो फॉर्मूला में यही था, k का वैल्यू π/8 है, तो पाई p r का पावर 4/8 ईटा l, यही आता है। ओके,
द लास्ट क्वेश्चन इज कि इफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर वेलोसिटी, मास एंड टाइम, आपको वेलोसिटी, मास और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना है, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ ईटा इन द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन में जो ईटा है, ये इक्वेशन में ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका डायमेंशन निकालना है इन तीनों के टर्म में। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, मैं करके दिखा दे रहा हूं। ईटा का निकालना है वेलोसिटी, मास और टाइम के टर्म में, तो चलिए निकालते हैं। तो ईटा का निकालना है वेलोसिटी, मास और टाइम के फॉर्म में। वेलोसिटी का पावर a, मास का पावर b, टाइम का पावर c ले लेते हैं। ईटा क्या होता है, m l - 1 t - 1, k का तो कोई डायमेंशन नहीं, वेलोसिटी l t का पावर -1 होल पावर a, मास हो गया m पावर b, टाइम t पावर c। कंपेयर कर लीजिए, यहां मास का पावर 1 है, यहां मास का पावर b है, तो 1 = b हो गया। l का पावर यहां -1 है, l का पावर यहां a है, तो l भी आ गया। t का पावर यहां -1 है, यहाँ पे t का पावर -a प्लस c है, तो माइनस a का वैल्यू -1 है, तो ये +1 हो जाएगा प्लस c, तो c = क्या हो जाएगा -2। तो ईटा = क्या हो गया, k, v का पावर a तो -1, m का पावर b तो 1 और t का पावर c तो t का पावर -2। कभी कभी ये k नहीं भी लिखा रहेगा, तो डायमेंशन में कांस्टेंट का जरूरत नहीं होता, सिर्फ ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट शीट ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग you can solve any question of dimensional analysis. One thing which I left to teach you was that whenever we have sine of a function, तो इसके अंदर जो भी चीज होता है ना वो यूनिटलेस होता है। बस ये चीज मुझे बताना था कि कोई भी फंक्शन के अंदर जो चीज होता है वो यूनिटलेस होता है। साइन के अंदर अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये थीटा पूरा यूनिटलेस होगा। तो कभी कभी ऐसा लिख देगा साइन के एक्स, ठीक है, तो बताइए के का यूनिट क्या होगा, तो एक्स अगर मीटर है तो पूरे को तो यूनिटलेस होना है, तो के एक्स को यूनिटलेस होना है, मतलब 1 होना है, तो के क्या हो जाएगा 1/मीटर। इस तरह से मिल सकता है। सिमिलरली अगर लॉग कुछ लिखा हुआ हो तो जो भी यहां होगा वो यूनिटलेस होगा, टैन कुछ लिखा हुआ हो तो जो भी होगा वो यूनिटलेस होगा, एक्सपोनेंशियल कुछ लिखा हुआ हो, एक्सपोनेंशियल को ई का पावर भी कहते हैं, जो भी पावर होगा वो यहां जो होगा सारा कुछ यूनिटलेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। आप इस पे कोई भी बुक उठाइए और उसके क्वेश्चंस बना सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। आईआईटी में आए हुए हो, चाहे जेईई मेंस में आया हुआ हो, चाहे नीट में, चाहे एम्स में, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आप इससे आप बना सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एरर एनालिसिस। उसका बहुत यूज पड़ता है और एरर एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। हर साल एक सवाल जरूर आता है। डायमेंशनल एनालिसिस से इन जनरल कम क्वेश्चन आते हैं, और एरर एनालिसिस से तो पक्का एक सवाल आता है, एंड आई कैन बेट यू कि वो सवाल आप पक्का एग्जाम में बना के आएंगे। दैट इज लाइक अ फ्रीबी इफ यू विल अटेंड नेक्स्ट 2-3 lectures which is on error analysis. So this concludes our discussion for the day. Thank you for being with us. Have a great day.